हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग। हम किसी हॉस्पिटल में कैसे इन्फेक्शन का कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में बहुत से टाइप के बैक्टीरिया वायरसेस का प्रेजेंस होता है और हमारे पास ससेप्टेबल होस्ट होते हैं। ससेप्टेबल होस्ट बोले तो जिनका इम्यून सप्रेस होता है, जिनकी बॉडी में वीकनेस होती है, तो वो डिजीज से फाइट नहीं कर पाते हैं, तो उनको बीमारियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको क्या करना होता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम बचाव करें। ठीक है, इन्फेक्शन पे कंट्रोल रखें ताकि लोग कम से कम लोग इन्फेक्टेड हों। तो इसी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ़ इन्फेक्शन के बारे में, कि नेचर ऑफ़ इन्फेक्शन क्या होता है, चेन ऑफ़ इन्फेक्शन देखेंगे, स्टेजेस ऑफ़ इन्फेक्शन प्रोसेस देखेंगे कि इन्फेक्शन होता है तो कौन कौन सा स्टेजेस आते हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी में कौन कौन सा डिफेंस होते हैं इसके अगेंस्ट। ठीक है, और हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम रोल ऑफ़ हेल्थ केयर पर्सनल पढ़ेंगे, हम रोल ऑफ़ नर्सेस पढ़ेंगे कि इन्फेक्शन कंट्रोल में हमारा क्या क्या रोल होता है। ठीक है, इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन मतलब क्या होता है कि कभी कभी हमारे बॉडी में कंटामिनेशन हो जाता है, कोई इंजरी रहती है, क्योंकि हमारे बॉडी में बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई या फिर प्रोटोजोआ अटैक कर चुके होते हैं। मतलब कि हमारे बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ आके हमारे बॉडी में अटैक करता है और हमारी बॉडी को इंजरी करता है, हमारी बॉडी में इंजरी कॉज करता है, तो उस चीज़ को हम इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन या तो लोकल हो सकता है या फिर जनरल हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन या तो लोकल लोकल यानी कि हमारे किसी एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में होगा, या फिर जनरल मतलब हमारे होल ओवर बॉडी में होगा। ठीक है, ये हमारे बॉडी में ट्रेवल कर सकता है, हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। वंस द इन्फेक्शन एजेंट एंटर द होस्ट, इट बिगन्स टू प्रोलिफरेट। जब एक बार इन्फेक्शियस एजेंट जो हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो क्या करता है, अपने आप को प्रोलिफरेट करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो उसके खिलाफ रिएक्ट करती है, एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जब एक्टिवेट होता है तो हमको पेन देखने को मिलता है। ठीक है, स्वेलिंग देखने को मिलता है, रेडनेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा फंक्शनल डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, मतलब हमारी बॉडी को जो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं हो पाएगा। टेम्परेचर हमारी बॉडी का हाई हो जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाता है और ल्यूकोसाइटोसिस का कंडीशन देखने को मिलता है। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब होता है जब डब्ल्यूबीसी का अमाउंट हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्फेक्शंस में देखने को मिलते हैं। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखते हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल में कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल इसका मतलब क्या होता है, आल्सो कॉल्ड एक्सपोजर कंट्रोल प्लान। मतलब हम क्या करेंगे, इन्फेक्शन को कम से कम ट्रैवल होने देंगे, कम से कम एक्सपोज होने देंगे लोगों को। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम जितने भी बैक्टीरिया, वायरस हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको खत्म कर देंगे, किल कर देंगे, स्टेरिलाइज करके या फिर डिसइंफेक्टेंट करके। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया, वायरसेस कम हो जाएंगे हॉस्पिटल सेटिंग में, ताकि और लोगों को ना फैले। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। फिर एक टर्म होता है एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब क्या होता है, जब कभी भी हमारी बॉडी किसी बैक्टीरिया, वायरस या फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टच में आ जाती है, तो वो हमारे बॉडी में वो एंटर कर जाते हैं, तो इस चीज़ को हम एक्सपोजर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किसी भी, जैसे हमारा आई हो गया, हमारा माउथ हो गया, ठीक है, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, या फिर हमारी कहीं स्किन पे कोई कट वगैरह लगा है, इंटैक्ट स्किन नहीं जहाँ पर है। ठीक है, तो वहाँ पे कटिंग वगैरह है, कोई वुंड है। ठीक है, इसके अलावा कोई पैरेंटल मतलब इंजरी मतलब हो रहा है। ठीक है, मतलब हमारे बॉडी में हमारे कोई इंजरी हो रही है जहाँ से वो एंटर कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों को एक्सपोजर कहते हैं। मतलब हमारे बॉडी के टच में जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरसेस आएंगे, ठीक है, तो उसको हम एक्सपोजर कहेंगे। यूनिवर्सल प्रिकॉशन मतलब क्या होता है कि ऑल पेशेंट एंड ब्लड कंटामिनेटेड बॉडी फ्लूइड्स आर ट्रीटेड एज इन्फेक्शन। हमें ये मान के चलना होता है कि जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी उनके बॉडी के फ्लूइड्स हैं, इधर सलाइवा हुआ, उनका सीएसएफ हुआ, उनका ब्लड हुआ, उनका लिम्फ हुआ, कुछ भी उनके बॉडी का कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, उनका नेजल सिक्रीशन हुआ, इनका स्पूटम हुआ, ठीक है, सलाइवा हुआ, तो ये सारी चीज़ों को हम ये मान के चलते हैं कि वो कंटामिनेटेड है। ठीक है, अगर वो हम मान के चलेंगे कि कंटामिनेटेड है, तभी हम उसको प्रिकॉशंस रखेंगे और अपने आप को प्रिवेंट करेंगे कि हमको कोई इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, इसलिए यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेते हैं। ठीक है, फिर आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ बैरियर्स को हम बोलते हैं। जैसे वो बैरियर्स क्या करते हैं, हमारे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि किसी के बॉडी का फ्लूइड हो गया, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ठीक है, तो उनसे और हमारे बीच में वो एक बैरियर का काम करते हैं। जैसे कि ग्लव्स हो गया, तो ग्लव्स क्या होगा, ग्लव्स लगा लेंगे तो हमारी बॉडी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी किसी के भी बॉडी फ्लूइड से। ठीक है, तो उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं, ये बैरियर का काम करते हैं। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, ग्लव्स हो सकता है, गाउन हो सकता है, मास्क हो सकता है, फेस शील्ड हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में आते हैं। अब हम देखेंगे स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, दो टर्म्स हमको हमेशा देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में क्या अंतर होता है। स्टेरिलाइजेशन में क्या करते हैं, हम जितने भी फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे क्यों ना बैक्टीरियल स्पोर्स ही हो, ठीक है, उन सबको हम खत्म करते हैं, उसमें सबको किल करना होता है। ठीक है, हम किसी भी प्रोसीजर के थ्रू, किसी भी मतलब फिजिकल या फिर केमिकल प्रोसीजर के थ्रू हम उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो इसको स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। स्टेरिलाइजेशन मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। किसी भी प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, कोई भी स्पोर्स, कोई भी चीज़ उस पे जिंदा नहीं रहेगी। ठीक है, सब डिस्ट्रॉय होकर वहाँ से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूविंग ऑल विएबल ऑर्गेनिज्म। जितने भी वहाँ पे विएबल ऑर्गेनिजम्स हैं सबको खत्म कर देगा। ठीक है, और स्टेराइल क्या, स्टेराइजेशन एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है, और स्टेराइल एक कंडीशन होता है। मतलब स्टेराइल कंडीशन मतलब क्या होगा कि अगर कोई चीज़ स्टेराइल है तो इसका मतलब उस पर कोई भी विएबल लाइफ नहीं है। ठीक है, कोई भी उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स कोई भी नहीं है उस पर।
फिर है डिसइन्फेक्शन। डिसइन्फेक्शन क्या होता है, उससे थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। इसमें सारे जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम किल करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय करते हैं फिजिकल या केमिकल मेथड से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा कम लीथल होता है स्टेरिलाइजेशन से, ठीक है। डिसइन्फेक्शन में जो होता है ये कम लीथल होता है, क्योंकि इट डिस्ट्रॉय द मेजॉरिटी ऑफ रिकॉग्नाइज पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या करते हैं ये, जितने मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, लेकिन सारे फॉर्म्स को नहीं क्लियर कर पाते। जैसे कि बैक्टीरियल स्पोर्स हो गया, जो स्पोर्स होते हैं उनको क्लियर नहीं कर पाएंगे, उनको किल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं डिसइन्फेक्शन, ठीक है। अब स्पोर क्या होता है, बैक्टीरिया का वो फॉर्म होता है जो एक तरह से अपने आप को, ऐसे बैक्टीरिया होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का सीड है ये, ठीक है। बैक्टीरिया का सीड है ये। अब जब ये अपना अडॉप्टिव इन्वायरमेंट नहीं पाएगा, जब अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा किसी इन्वायरमेंट में, तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये सालों साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही फेवरेबल इन्वायरमेंट पाएगा, किसी की बॉडी के टच में आ जाएगा, ठीक है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, तो उसको हम बैक्टीरियल स्पोर्स कहते हैं। तो जो डिसइन्फेक्शन का प्रोसेस है, इसमें बैक्टीरियल स्पोर्स को नहीं किल कर पाते हैं, लेकिन जो स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें हम इसको भी किल कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है डिसइन्फेक्शन। डिसइन्फेक्टेंट, डिसइन्फेक्टेंट क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको हेल्प से हम डिसइन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। उस केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, डिसइन्फेक्टेंट कहते हैं। ये केमिकल एजेंट यूज्ड ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट टू डिस्ट्रॉय वर्चुअली ऑल रिकॉग्नाइज्ड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सारी चीजें वही है। डिसइन्फेक्टेंट मतलब यही होता है कि जो डिसइन्फेक्शन के लिए जो भी जिस भी केमिकल का हम यूज करते हैं उसको डिसइन्फेक्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम नेचर ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। इन्फेक्शन का नेचर क्या होता है, ये एन इन्फेक्शन इज एन इन्वेजन ऑफ ससेप्टिबल होस्ट बाय पोटेंशियली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, एक ससेप्टिबल होस्ट होता है। ससेप्टिबल होस्ट मतलब क्या होता है, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा होस्ट जिसके बॉडी में इम्यून सिस्टम ड्रॉप हुआ हो, ठीक है, इम्यून सिस्टम उसका कम काम कर रहा हो, बॉडी उसकी वीक हो, तो इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसको ससेप्टिबल होस्ट कहते हैं, ठीक है। तो उसके बॉडी में अगर किसी के बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है और उनको इन्फेक्शियस करता है, उनको इन्फेक्ट करता है, और उनकी वजह से बहुत सारे पैथोलॉजिकल कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं, तो इसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आता है कॉलोनाइजेशन। अब जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, हमारे बॉडी में जाने के बाद तुरंत ही हमको वो हार्मफुल करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं, तुरंत ही हमको हार्म करना स्टार्ट नहीं करते हैं। वो पहले कॉलोनाइजेशन करते हैं। कॉलोनाइजेशन करने का मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप को जाएंगे, वहाँ पर प्रेजेंस करेंगे और अपने आप को वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है, अपने आप को ग्रो करेंगे। उस टाइम तक वो किसी भी टिश्यू या ऑर्गन को डैमेज नहीं करते हैं, तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, कॉलोनाइजेशन कहते हैं, मतलब इस इंसिडेंट्स को। फिर था नेचर ऑफ इन्फेक्शन में, ऑल पर्सन हैव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन देयर स्किन बट यूजुअली नो डिजीज रिजल्ट्स, ठीक है। हर किसी की बॉडी पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। हमारे बॉडी पे नॉर्मली बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, लेकिन वो हमेशा हमको इन्फेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको खत्म कर देता है। हमारे बॉडी में फिजिकल बैरियर्स होते हैं, हमारी इम्यूनिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसको उससे फाइट करती है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आता है डिजीज और इन्फेक्शन रिजल्ट ओनली इफ द पैथोजेंस ग्रोस और मल्टीप्लाई एंड अल्टर नॉर्मल टिश्यू फंक्शन। कोई डिजीज या फिर इन्फेक्शन तभी हमको देखने को मिलेगा जब पैथोजेंस अपने आप को ग्रो कर लेंगे। पैथोजन मतलब जो भी बैक्टीरिया या फिर जो वायरसेस हैं जो हमारे अंदर बीमारी कॉज करते हैं, वो हमारे बॉडी में जाएंगे, अपने आप को ग्रो करेंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 12 हो जाएंगे, 12 से 16, मतलब अपने आप को बढ़ाते जाएंगे अपने नंबर्स को, ठीक है। उसको कहते हैं मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो जब वो मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे टिश्यू ऑर्गन्स को, हमारे टिश्यू को, हमारे सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, तो उस टाइम हमको डिजीज या इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इन्फेक्शियस डिजीज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कंसिडर्ड एज कंटेजियस और कम्युनिकेबल डिजीज। अब कोई भी ऐसी डिजीज कंडीशन है, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाता है, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जो फैलता है, ठीक है, उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, या फिर हम उसको अदर लैंग्वेज में कॉन्टेजियस भी बोल सकते हैं, ठीक है, कॉन्टेजियस, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स हो जाते हैं। फिर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या देखेंगे हम, एरोबिक होता है। एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। एनारोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्राइव in warm, moist, dark environment like the human body which become a host to the microorganism। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए फेवर करते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि उनको थोड़ा सा वार्म चाहिए, वार्म मतलब थोड़ा सा गर्माहट चाहिए, उनको थोड़ा सा मॉइस्ट चाहिए, मतलब नम होना चाहिए, तो हमारे बॉडी पे गर्म भी देखने को मिलेगा, नम भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा डार्क इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है, तो डार्क इन्वायरमेंट चाहिए। इसके अलावा तो इस वजह से हमारे बॉडी को वो सूट करता है, हमारी बॉडी उनके लिए सूट करती है और वो हमारे बॉडी में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखने को मिला सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब क्या होता है कि इसमें होस्ट को बेनिफिट मिलता है, ठीक है, जिसके बॉडी पे वो रहेंगे वो उनको फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में लैक्टोबैसिलस देखने को मिलते हैं, जो हम कर्ड खाते हैं, दही खाते हैं, तो उसमें लैक्टोबैसिलस होते हैं, वो लैक्टोबैसिलस हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं, तो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो भी एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उससे हमको फायदा पहुंचता है, तो उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। फिर होता है न्यूट्रलिज्म। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे बॉडी पे ऐसे हैं जो कोई डैमेज नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं करेंगे, ठीक है, उनको हम न्यूट्रलिज्म बोलते हैं, ठीक है, ना कोई हमको फायदा होगा ना कोई उससे नुकसान होगा। इसके अलावा पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक जो होते हैं हमारे बॉडी को नुकसान करते हैं, वो अपने आप को ग्रो कराने के लिए हमारी बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं, हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, इसको हम पैरासाइटिक कहते हैं। फिर अब देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। कितने टाइप के माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब मतलब क्या होता है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में कोई पैथोजेनिसिटी कॉज करे, मतलब कोई डिजीज कंडीशन कॉज करेंगे, ठीक है। ऐसा क्लासिफिकेशन में क्या देखेंगे, बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, फंगाई हो गया, रिकेट्सिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, ये सब टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स होते हैं।
नाउ वी विल डिस्कस चेन ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब इन्फेक्शन प्रोसेस क्या होता है? ये एक अनइंटरप्टेड चेन ऑफ इवेंट होता है, मतलब एक इवेंट होता है, कई सारे सीक्वेंस होते हैं जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो करता है। ठीक है, ग्रो करने के बाद वो डिजीज को स्प्रेड करता है। ठीक है, ये एक मतलब सीक्वेंस होता है, कई सारे स्टेप्स में होते हैं। ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे आगे। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड द इन्फेक्शियस एजेंट, इसमें क्या क्या होते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, मतलब जो पॉजिटिव एजेंट होता है जो किसी डिजीज को कॉज करेगा। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर सोर्स होता है। ठीक है, इसके अलावा पोर्टल ऑफ एग्जिट होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, पोर्टल ऑफ एंट्री होता है, एंड ससेप्टिबल होस्ट होता है। ठीक है, ये सारे होते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, या फिर इन्फेक्शन प्रोसेस। अगर इसमें से हम कोई भी एक निकाल देंगे तो उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन मतलब नहीं फैलेगा, रुक जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन से क्या होगा? इन्फेक्शन का प्रिवेंशन हो जाएगा। ठीक है, जब इस चेन को हम तोड़ देंगे तो इन्फेक्शन फर्दर नहीं फैलेगा। अब कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं? जब हम इन्फेक्शियस प्रोसेस मतलब पढ़ते हैं, जब इन्फेक्शन की चेन हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होते हैं? उसमें बहुत सारे जो स्टेप्स हमने देखा है उसमें सबसे पहले होता है इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट में क्या क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, रिकेट्सिया, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स। इसके अलावा बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इन्फेक्शंस को कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। नेक्स्ट आता है आपका इन्फेक्शियस एजेंट के बाद सोर्स और रिजर्वायर। रिजर्वायर जब ऑर्गेनिज्म और प्लेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। ठीक है, रिजर्वायर क्या होता है? एक ऐसा जगह या फिर ऐसा प्लेस जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वेट टू ट्रांसफर टू ससेप्टिबल होस्ट। ठीक है, और वेट करते हैं कि अगले ससेप्टिबल होस्ट तक कब पहुंचेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा इन्फेक्शियस एजेंट थे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। अब उनके लिए एक जगह चाहिए जहाँ पे वो पलेंगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उनको पलने बढ़ने के लिए एक जगह चाहिए, उसको हम रिजर्वायर कहते हैं। ठीक है, वो किसी का इंसान का शरीर हो सकता है, किसी के ऊपर हो सकते हैं, या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है। ठीक है, इस सोर्स इज एनी प्लेस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट पासेस और डिसेमिनेट टू द होस्ट। ये ऐसी जगह है जहाँ से किसी के बॉडी में ये मतलब जाते हैं। ठीक है, तो सोर्स ऑफ रिजर्वायर क्या हो सकता है? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि एयर हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया, इन सब जगहों पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में हो सकते हैं। ठीक है, किसी के शरीर पर हो सकते हैं। ठीक है, किसी फैमिली मेंबर से किसी को मिल सकता है, कोई विजिटर आया हॉस्पिटल में देखने, उससे इसको मिल सकता है। ठीक है, वो रिजर्वायर का काम करेंगे। ठीक है, या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हो गए हैं, ठीक है, उनकी वजह से ही हमारे बॉडी में आ सकता है, पेशेंट के बॉडी में जा सकता है, तो वो भी एक तरह से रिजर्वायर का काम करते हैं। इसके अलावा एनिमल्स हो गए। ठीक है, जैसे कोई डॉग हो गया, रैट हो गया। ठीक है, इन सब के बॉडी में भी इन्फेक्शंस बैठे हो सकते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठे हो सकते हैं जो कि किसी के टच में आके उनको इन्फेक्ट कर दें। ठीक है, तो ये सारे हो गए सोर्स या फिर रिजर्वायर। नेक्स्ट आता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट मतलब होता है कि अगर किसी के बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शंस हैं जो रिजर्वायर की तरह, मतलब किसी के बॉडी में काम करना है, किसी का बॉडी का रिजर्वायर है, किसी का सोर्स है। ठीक है, तो उसके बॉडी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर कैसे निकलेंगे? तो उसके लिए बहुत सारे पोर्टल ऑफ एग्जिट्स होते हैं, जैसे कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, खांसते टाइम, छींकते टाइम, ये क्या होंगे? आज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वहाँ से फैल के दूसरे इंसान की बॉडी में जाते हैं। ठीक है, हमारे गैस्ट्रिक जीआई ट्रैक्ट जो होता है उसमें से फीसेस होता है, स्टूल होता है इंसान का। ठीक है, सलाइवा हो गया, वॉमिटिंग हो गया, इन सारे मोड में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो कि नेक्स्ट इंसान की बॉडी में जा सकता है। जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे यूरिन हो गया या फिर वेजाइनल सिक्रीशंस हो गए। ठीक है, यूरिन के थ्रू भी मतलब बैक्टीरिया वायरस पास हो सकते हैं। वजाइना का जो सिक्रीशन होता है, फ्लूइड पास होता है। ठीक है, उसके थ्रू किसी अगले इंसान के शरीर में ये जा सकते हैं। ठीक है, स्किन हो सकता है, स्किन के थ्रू भी वो निकल के आ सकते हैं। अगर कहीं पे स्किन में कट लग गया, ठीक है, नॉन इंटैक्ट स्किन है, तो फिर वहाँ से क्या हो सकता है? वो बैक्टीरिया वायरसेस निकल के आए। ठीक है, या फिर ब्लड के थ्रू। ठीक है, अगर ब्लड में अगर किसी का मतलब ब्लड बाहर आ रहा है, या फिर कोई मच्छर काट रहा है, या फिर कोई ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो काट रहे हैं। ठीक है, तो उस ब्लड के थ्रू भी जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, निकल कर आते हैं। ठीक है, जिसको हम पोर्टल ऑफ एग्जिट करते हैं। जब किसी भी रिजर्वायर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकलते हैं किसी दूसरे के शरीर में जाने के लिए, तो उसको हम पोर्टल ऑफ एग्जिट बोलते हैं। फिर था मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन में बहुत सारे मोड्स होते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा तो अगले तक जाएगा, तो कौन से मोड से इन्फेक्शन अगले इंसान तक जा रहा है उसको हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोलेंगे। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में मेनली कॉन्टैक्ट होता है, मतलब डायरेक्ट अगर किसी के टच में कोई इंसान आ गया तो उसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन होता है। फिर था वेक्टर बॉन्ड। वेक्टर बॉन्ड में आता है जैसे कोई मच्छर काट लिया, ठीक है, डायरेक्ट ना होकर किसी बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, उसको वेक्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, फिर होता है एयर बॉन्ड। एयर बॉन्ड होता है कि एयरबॉर्न में हो गया, जैसे कोई इंसान बोल रहा है, ठीक है, या फिर स्नीजिंग कर दिया, ठीक है, स्नीजिंग कर दिया, तो वो क्या होगा? एयर में वहाँ पे बैक्टीरिया निकल के चले जाएंगे, एयर में तैरते रहेंगे। ठीक है, और वहाँ से एयर से जब कोई अगला इंसान वहाँ पर आएगा तो वो उनको इन्फेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर आता है ड्रॉपलेट। मुंह से बोलते टाइम बहुत सारे टाइम सलाइवा निकलता है, ड्रॉपलेट्स आते हैं। ठीक है, या फिर नेजल सिक्रेशन हो जाते हैं, वहाँ से ड्रॉपलेट्स आते हैं। ठीक है, तो ये सारे ड्रॉपलेट्स अगर किसी के टच में आ गए तो फिर वहाँ से भी बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन हो सकता है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कॉमन व्हीकल्स हो गया, मतलब किसी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमनली इंसान यूज़ करता है। ठीक है, तो जिसको बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए कोई टॉवल है, ठीक है, तो उसको बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब तो वो क्या होगा? एक तरह से कॉमन व्हीकल का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे जैसे कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उसको मतलब हर कोई यूज़ कर रहा है, तो उसको बार बार टच करने से उससे अगले इंसान को भी फैल सकता है, तो इसको मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोलते हैं।
अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पोर्टल ऑफ एंट्री। अब हमारे बॉडी में वो कैसे, अभी हमने देख लिया कॉजेटिव एजेंट था क्या था, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट या फिर जो इन्फेक्शन मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, उसके बाद वो किसी रिजर्वायर में रुक रहे थे, वहाँ पे वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, वो अपने आप को वहाँ पे पल बढ़ रहे थे, ठीक है, उसके बाद रिजर्वायर के बाद वहाँ से पोर्टल ऑफ एग्जिट के थ्रू वो वहाँ से निकल कर आए हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू अभी मान लीजिए वो एयर में घूम रहे हैं या फिर सलाइवा के थ्रू किसी के बॉडी के टच में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से किसके थ्रू बॉडी में एंट्री करेंगे, तो उसको हम कहते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। अब जो ससेप्टिबल होस्ट है जिसकी इम्यून सप्रेशन है, ठीक है, तो उसके बॉडी में भी ये एंटर करेंगे, ठीक है, तो माइक्रोब एंटर इन द बॉडी बाय वेरियस ट्रांसमिशन मेथड, बहुत सारे मेथड्स होते हैं उसके थ्रू आएंगे, और बहुत सारे हमारे पोर्टल ऑफ एंट्री होते हैं, जैसे हमारा स्किन हो गया, हमारे कहीं पर स्किन में कट लगा रहेगा, तो अगर वहाँ पे वो भी ड्रॉपलेट्स वगैरह हो गया या फिर कोई भी मतलब डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट में आ गया, कोई किसी भी थ्रू से, जितने भी हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा है उसके थ्रू से अगर हमारी स्किन के टच में आ गए तो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर देंगे, हमारे जीआई ट्रैक में आ गए, हमारे माउथ में चले गए, ठीक है, इसके अलावा एनएस को अगर टच करते हैं वो बैक्टीरिया या फिर वायरस, तो फिर वहाँ से वो एंटर कर जाएंगे, रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक के थ्रू मतलब हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, प्लासेंटा के थ्रू हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो ये सारे तमाम पोर्टल ऑफ एंट्री हो गए हैं, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा किसको करते हैं, जो ससेप्टिबल होस्ट होते हैं उन्हीं को इन्फेक्ट करते हैं। तो ससेप्टिबल होस्ट किसको बोलते हैं, जिसकी इम्यूनिटी पावर वीक होती है, जिसका इम्यून वीक होता है, ठीक है, उसका फिजिकल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, अपने आप को बहुत ज़्यादा सहनशीलता उसके अंदर नहीं है, उसकी बॉडी फिजिकली मजबूत नहीं है, ठीक है, अभी या तो बहुत कम उम्र का है या तो फिर बहुत ज़्यादा उम्र का होता है, तो दोनों कंडीशन में क्या होता है, इम्यून जो होता है थोड़ा वीक होता है, ठीक है, इसके अलावा माल नरिश्ड है, ठीक है, उसके बॉडी में बैक्टीरिया उसके बॉडी में प्रोटीन वगैरह की कमी है, तो इसके वजह से माल नरिश्ड है, ठीक है, तो उसके बॉडी प्रॉपर्ली उस चीज़ से फाइट नहीं कर पाएगी। इसके अलावा अंडरलाइन डिजीज़ है, कोई ऐसी डिजीज़ है जो उसको बॉडी को वीक कर रही है, ठीक है, तो इनको ससेप्टिबल होस्ट कहते हैं। अब आता है स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। हमारे बॉडी में अगर कोई चीज़ इन्फेक्ट हो रही है, हमारी बॉडी अगर इन्फेक्ट हो रही है तो उसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, ठीक है, तो मेनली 4 स्टेज होते हैं, इंक्यूबेशन होता है, प्रोड्रोमल होता है, इलनेस होता है, कन्वालेसेंट होता है, ठीक है, तो इंक्यूबेशन स्टेज जो होता है इसमें क्या होता है कि बॉडी में हमारे बैक्टीरिया आएगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, इट इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन एंट्री ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट इन द होस्ट एंड द ऑनसेट ऑफ सिम्टम। तो हमारे बॉडी में आके बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है लेकिन अभी तक कोई साइन एंड सिम्टम नहीं दिखाया है, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रोड्रोमल पीरियड, ठीक है, प्रोड्रोमल में क्या होता है, इट इज़ द टाइम फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम अंटिल स्पेसिफिक सिम्टम बिगिन टू मैनिफेस्ट, ठीक है। अब हमारे बॉडी में क्या होगा, अब हमारे बॉडी में नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम मतलब जैसे फीवर हो गया, ठीक है, फीवर क्या होता है, किसी भी बैक्टीरिया या फिर वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हमारे बॉडी में देखने को मिल सकता है, ठीक है, या फिर बॉडी एक हो गया, हेडेक हो गया, ठीक है, नॉर्मल जो हमारे इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक देखने को मिलता है, स्पेसिफिक सिम्टम जैसे कि मतलब जिस वजह से हमारी बॉडी में जिस इन्फेक्शन ने हमारी बॉडी को इन्फेक्ट किया है उसकी वजह से नॉर्मली क्या साइन देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे सैल्मोनेला टाइफी हो गया तो हमको टाइफाइड फीवर कॉज करेगा, तो टाइफाइड फीवर कॉज करेगा तो हमको उसके प्रॉपर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे हमारे एब्डोमिनल में पेन होगा, एब्डोमेन में पेन हो गया, ठीक है, इसके अलावा हमारा प्रॉपर जीआई ट्रैक वर्क नहीं करेगा, हमको डायरिया हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस देखने को मिलेंगे। तो मतलब वो डिपेंड इसकी इसमें इस कंडीशन में क्या होता है प्रोड्रोमल में कि हमको पहले नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, फिर स्पेसिफिक सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आता है इलनेस का पीरियड, इट इज द टाइम व्हेन द क्लाइंट हैज स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम ऑफ एन इन्फेक्शियस प्रोसेस। इस टाइम पर क्या होता है, जब क्लाइंट को स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और अच्छे से वो इल हो चुका होता है, ठीक है। फिर आता है कन्वालेसेंट पीरियड, इसमें क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ एक्यूट सिम्टम। इसमें क्या होता है, जो एक्यूट सिम्टम होते हैं धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं अंटिल द क्लाइंट रिटर्न टू द प्रीवियस स्टेट ऑफ हेल्थ, ठीक है। अब जैसे इलनेस के बाद क्या होता है, इंसान ठीक होना स्टार्ट होता है, ठीक है, मैंने मेडिकेशन कर दिया तो अब क्या होगा, पेशेंट ठीक होना स्टार्ट होगा, उस फेज को क्या कहते हैं, कन्वलेसेंट फेज कहते हैं, ठीक है। जब तक इंसान पूरी तरह से ठीक नहीं रहता उस फेज को हम कन्वलेसेंट पीरियड कहते हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी रोल ऑफ द नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल में नर्स का क्या रोल होता है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, जितने भी हमारे पास स्टाफ होते हैं, जितने भी हमारे अंदर स्टाफ रहेंगे उनको क्या करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में, ठीक है, उनको उसके प्रॉफिट बताएंगे, बेनिफिट्स बताएंगे कि इन्फेक्शन कंट्रोल से कितने बेनिफिट्स हैं, हमको कितने क्या प्रॉज हैं, क्या कौन से हैं, ठीक है। तो इसके अलावा क्या था, रिव्यूइंग इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर, जितने भी पॉलिसीज हॉस्पिटल ने बनाए हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो करते रहना, उसको देखते रहना, ठीक है। इसके अलावा क्लाइंट का जो मेडिकल लैब रिपोर्ट है, ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जो लैब रिपोर्ट्स हैं उसको हम चेक करते रहते हैं, ठीक है। उसको चेक करने से क्या होता है कि हमको पता चलता है कि पेशेंट्स को कौन सी बीमारियां हैं, कौन से इन्फेक्शंस हैं, किस टाइप के वो इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, ताकि वो हम उसको आइसोलेट कर पाएँ अगर वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो तो। इसके अलावा स्क्रीनिंग क्लाइंट रिकॉर्ड फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन, उसको हम स्क्रीनिंग करते रहते हैं, जो क्लाइंट का रिकॉर्ड होता है ताकि उसको पता चल पाए कि कहीं वो कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। इसके अलावा कंसल्टिंग विद एम्प्लॉयर हेल्थ डिपार्टमेंट कंसर्निंग रिकमेंडेशन, ठीक है, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एमंग पर्सनल, ठीक है। जो हमारे हॉस्पिटल में एम्प्लॉयर हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम उससे हम बात करते हैं, उसको रिकमेंड करते हैं ताकि वो चीज़ों को, जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको प्रॉपर रखें, ताकि जो भी इन्फेक्शन का स्प्रेड हो रहा है हॉस्पिटल में, जो हमारे एम्प्लॉयज़ जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे भी सुरक्षित रहें। इसके अलावा गैदरिंग स्टैटिस्टिक रिगार्डिंग HAI, जो भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है उसके रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स को हम क्या करते हैं, गैदर करते हैं, उससे उसको जो स्टैटिस्टिक्स डेटा को हम गैदर करेंगे तो उससे हमको पता चलेगा कि कौन से वार्ड में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैल रहे हैं हॉस्पिटल,
के अंदर, और कौन से ऐसे इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा फैल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हमको पता चलेंगी तभी हम उस चीज़ पर वर्क कर पाएंगे, तभी हम उस चीज़ को प्रिवेंट कर पाएंगे। तो हमको स्टैटिक्स लेना है। नोटिफाई पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको हम बताएंगे कि हमारे पास कितने हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के केसेज आ रहे हैं, कितने कम्युनिकेबल डिजीज़ के इन्फेक्शन, सारी डेटा के बारे में उनको बताते हैं। इसके अलावा एजुकेटिंग क्लाइंट्स एंड फैमिली, जो भी क्लाइंट्स है, जो भी पेशेंट है, उसको और उसके फैमिली को हम क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं। वो हाइजीन मेंटेन करने के बारे में उसको समझाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आइडेंटिफाइंग इन्फेक्शन कंट्रोल प्रॉब्लम विद इक्विपमेंट्स। अगर कोई भी इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उस चीज़ को रूल आउट करके सही करते हैं। दैट्स इट। If this video was beneficial to you, then please like the video and subscribe the channel.